हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन और इवोल्यूशन। तो आज हम बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपकी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस से। तो ये एनएफएटी के सिलेबस से मैंने एनएफएटी एनएफएसयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एनएफएसयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनएफएटी। सो 2024 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि हम उसकी ही सिलेबस से जो सबसे पहला टॉपिक है इवोल्यूशन और उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद इवोल्यूशन। तो आप सभी को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इवोल्यूशन है क्या एग्जैक्टली। सो आपको ये पता है कि जब बहुत हज़ार साल पहले ह्यूमंस कैसे थे, बहुत ही प्रिमिटिव थे, है ना। वो घरों में भी नहीं रहते थे, खाना पका के भी नहीं खाते थे एंड ऑल दैट। फिर धीरे 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 करके क्या हो गए, हम हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हो गए। अब हम एक बहुत ही अलग स्पीशीज के रूप में अभी रह रहे हैं, है ना। जब हम बहुत प्रिमिटिव थे तो हमारी स्पीशीज ही डिफरेंट थी, राइट। जब आप पढ़ते हो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, जो होमो सेपियंस की स्पीशीज है वो होमो हेबिलिस या रामापिथिकस से बहुत ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पे स्पीशीज ही चेंज हो गई। अभी जो स्पीशीज चेंज हो रही है वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है। अब ये इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफरेंशिएट करता है ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से, है ना। पहले वो कुछ और हुआ करते थे, धीरे 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 बहुत सालों में चेंज होते जा रहा है और वो फिर एज अ इवोल्यूशन के तौर पे हम वो चेंजेस देखते हैं। सो इवोल्यूशन इज अ थ्योरी इन बायोलॉजी दैट postulate that the various type of plants, animals and other living things on the earth have their origin in other pre-existing types, and that is distinguishable differences are due to मॉडिफिकेशन इन सक्सेसिव जनरेशंस। तो ये एक तरीके का क्या है, बायोलॉजी की एक थ्योरी है। इवोल्यूशन क्या है? एक थ्योरी है बायो की, जिसमें हमने ये बताया है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पहले कुछ सालों पहले या कुछ हजारों सालों पहले तक प्री एग्जिस्टिंग तौर पे डिफरेंट हुआ करते थे और अभी वो अलग हो गए हैं। ये जो डिफरेंसेस है वो मॉडिफिकेशन से क्रिएट हुए हैं, धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है। अच्छा, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। जब आप पहले के मोबाइल फ़ोन्स देखोगे, अभी जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं वो कैसे होते हैं? टच स्क्रीन होते हैं, है ना। आपने बहुत ही मुश्किल से किसी के पास कीपैड वाला फ़ोन देखा होगा या फिर ऐसा फ़ोन देखा होगा जिसमें बटन्स है, राइट। बट पहले कभी टच स्क्रीन होते ही नहीं थे, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं हुई थी टच स्क्रीन की। तो जितने भी फ़ोन हुआ करते थे उनमें बटन्स होते थे, छोटी सी स्क्रीन ज़रूर होती थी, लेकिन वो स्क्रीन टच करने से ऑपरेट नहीं होती थी। जो बटन्स होते थे उनसे ही हमें ऑपरेट करना पड़ता था। तो धीरे 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 क्या हुई, डेवलपमेंट हुई और अभी हमारे पास नए डिवाइसेस हैं, जैसे कि टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स। तो वैसे ही एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ भी हुआ है कि कुछ सालों पहले तक, कुछ हजारों सालों, कुछ सालों में ऐसे इवोल्यूशन नहीं आता, वो कुछ हजारों सालों की बात होती है। तो कुछ हजारों सालों पहले तक ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या फिर कोई भी स्पीशीज है, वो कुछ हजारों सालों पहले तक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें क्या हुए हैं, नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो प्रिमिटिव चीज़ें थी, जो पुरानी चीज़ें थी, जो कि अब यूज़ नहीं हो सकती या नहीं होती है, वो धीरे 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 करके क्या हो गई, एक्सटेंट होती चली गई और एक नई डेवलप्ड स्पीशीज बनती है। तो उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। और ये सक्सेसिव मॉडिफिकेशंस पे होती है, जैसे कि एक मॉडिफिकेशन कुछ सालों में हो गया, दूसरा मॉडिफिकेशन फिर कुछ सालों में हो गया, ऐसे ही करते करते जब हम कलेक्टिवली इन मॉडिफिकेशंस को देखते हैं तब हम उसे कहते हैं इवोल्यूशंस। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल की स्टोन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल थ्योरी। तो अच्छा, ये थ्योरीज बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें दी है। ये जो इवोल्यूशन की थ्योरीज है वो एक एक करके हम डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे, बट आज की वीडियो में हमको सिर्फ फोकस करना है व्हाट इज इवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, की क्या क्या मैकेनिज्म है, किस वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, जो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इवोल्यूशन के, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन अब समझ में आ गया। अब आप देखो कि कितने अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब 2 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जिनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनका नाम अलग है, उनके रहने का प्लेस अलग है, मतलब हैबिटेट अलग है, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। मोर देन 10 मिलियन एंड 30 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर देयर एंड इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव दैट ये नंबर्स पे ही बहुत सारे नहीं हैं, यानी ये बहुत ही ज़्यादा हेटेरोजीनस है, मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है साइजेस में,
शेप्स में और इनके वे ऑफ लाइफ में भी, कि किस तरीके से रहते हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ पे पानी नहीं है, सैंडी प्लेसेस पे रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, वार्म प्लेसेस पे रहते हैं, बहुत ही कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, है ना। सो वे ऑफ लाइफ भी डिफरेंट है, साइज भी अलग होगा, शेप भी अलग होगा। इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं एंड वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। बैक्टीरिया बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, बिना माइक्रोस्कोप आप उनको देख नहीं सकते। वही रिस्पेक्टिवली ऐसी ट्रीज भी है जो 100 मीटर्स, मतलब 300 फीट से भी ज़्यादा बड़ी है। अगर हम इस ट्री की बात करें जो कि 100 मीटर्स बड़ी है, 300 फीट, तो लगभग 50 फ्लोर की अगर आप बिल्डिंग देखोगे तो जितनी बड़ी वो बिल्डिंग होगी उतना बड़ा ये ट्री होता है। तो आप सोचो कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है, कितने ज़्यादा वेरिएशंस है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में और एक ऐसी ट्री, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, और एक ऐसी ट्री जो कि 300 फीट से भी ज़्यादा बड़ी है। फ्रॉम बैक्टीरिया लिविंग इन हॉट स्प्रिंग्स एट टेम्परेचर्स नियर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जैसे कि फंगी और लार्वा कैसे जगह पे रहते हैं, अंटार्कटिका में भी रहते हैं। तो ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं, मार्शी प्लेसेस में रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हॉट प्लेस होगा, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर है वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है और ये धीरे धीरे करके ही इवॉल्व हुआ है, कोई एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। ओके, अगेन वी हैव फ्यू एग्जाम्पल, जैसे कि ट्यूब वॉर्म्स, जो कि हमने कहाँ पे हाइड्रोथर्मल विंड्स में डिस्कवर किए थे। डार्क ओशंस में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत बहुत वेराइटी ऑफ शेप्स में आएंगे, बहुत डिफरेंट होते हैं एंड अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, जो कि आपकी इवोल्यूशन का एक हिस्सा है ना। यही ही बेसिस होते हैं आपके इवोल्यूशन के, कि धीरे धीरे वेरिएशंस आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं एंड कलेक्टिवली कई सालों में उन वेरिएशंस को जब आप देखोगे तो वो एज अ इवोल्यूशन आपको नजर आएंगे। लिविंग क्रिएचर कम्स फ्रॉम दी सिमिलर टाइप ऑफ एंसेस्टर्स, जो ह्यूमंस हैं, जो डिफरेंट मैमल्स हैं, वो ऐसे ही सिमिलर क्रिएचर से डेवलप हुए हैं 150 साल पहले। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। सो मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस शेयर देयर एंसेस्टर्स ऑफ एक्वेटिक वॉर्म्स। जो एक्वेटिक वॉर्म्स थे वो इनके एंसेस्टर्स हैं, मैमल्स के भी, बर्ड्स के भी, रेप्टाइल्स के भी, एम्फीबियंस के, फिशेस के भी, जो कि 600 मिलियन साल पहले थे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स derive from bacteria like microorganism that originated more than 3 billion years ago। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, हम ऐसा मानते हैं कि वो 3 बिलियन ईयर के पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे उनसे इवॉल्व हुए हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके मॉडिफिकेशन से ही इवोल्यूशन हुआ है। लीनिएजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंजेस through generations. Now diversity arises because of the lineages that descend from the common ancestors, वो diverge हो जाते हैं थ्रू टाइम। ठीक है, एक लेट्स से एक कॉमन एंसेस्टर था, धीरे 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 डिफरेंसेस आए, वेरिएशंस आए एंड वो फिर अपना अलग अलग डेवलप होने लग गए। तो हम ये मान सकते हैं कि जो लाइफ है ओरिजिनेट हुई थी वाटर से, वाटर से वो आई लैंड पे, लैंड से फिर धीरे 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 डेवलपमेंट होता गया। पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई, फिर यूकैरियोटिक सेल बनी, इसके बाद फिर जो डेवलपमेंट है वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की, कि क्यों हुआ है इवोल्यूशन। सो जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हम मानते हैं इवोल्यूशन के लिए, वो है म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। इसमें जो नेचुरल सिलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होगा आप सभी के लिए, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन हमें किसने बताया था, हमें डार्विन ने बताया था, और हमने ये भी जाना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि फिट है वो सर्वाइव करेगा, मतलब नेचर उसको सेलेक्ट करेगी। अगर वो कॉम्पिटिटिव है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, फूड गैदर कर पा रहा है, शेल्टर गैदर कर लिया है, तो नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया है और वो ग्रो करेगा। इसे ही हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, नेचर भी उसको ही सेलेक्ट करेगी जो कि फिट है, राइट। सो एक एक करके पढ़ते हैं। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन होती है सडन चेंजेस। मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशंस आर अनफेवरेबल चेंजेस, जो कि हमेशा बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं। जीन फ्लो क्या होता है ये भी समझेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ये भी हम समझेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी इज समहाउ रिलेटेड विथ म्यूटेशन, जिसमें कोई सडन चेंज या फिर कोई सडन कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तब इवोल्यूशन अकर्स ड्यू टू चेंजेस इन दी जीन पूल एंड
कलेक्शन ऑफ जीन। सो जीन पूल किसको बोलते हैं हम? सो हमारी बॉडी में जितने भी जीन है, फिर ह्यूमंस के पास ऑलमोस्ट जितने भी जीन्स होते हैं उसको हम जीन पूल बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मेरी बॉडी में जितने भी जीन है उसको मैं कलेक्टिवली जीन पूल बोलूंगी, या मेरी फैमिली में, ओके, मेरी बॉडी में जितने भी जीन है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होंगे मेरे क्लोज फैमिली मेम्बर से, और उन सब का कलेक्टिवली जीन मैं कहूँगी जीन पूल। हमारा जीन पूल मतलब मेरी फैमिली का जीन पूल किसी दूसरी फैमिली के जीन पूल से डिफरेंट होगा जो हमसे रिलेटेड नहीं है, ओके। सो एक एक करके पढ़ते हैं। द की 4 मैकेनिज्म्स that causes changes in the gene pool of a population are mutation, gene flow, genetic drift and natural selection। तो mutation से पढ़ना शुरू करते हैं। mutations are defined as the changes in the DNA। ये क्या है? DNA में change है, किसी भी सीक्वेंस में चेंज हो सकता है DNA की, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब सबको पता है DNA क्या होता है। सो DNA हम इस तरीके से बनाते हैं, लेट्स से दिस इज माय DNA, यहाँ पे ATG का क्या था? सीक्वेंस था, ओके। सो हमेशा ये जो सीक्वेंस होता है हम कोडॉन्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ATG का एक इमेजिनरी कोडॉन मैंने बनाया। ये जो कोडॉन है इसमें, अच्छा, म्यूटेशन ना डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, मैं बताती हूँ। लेट्स से ये क्या है? मेरा DNA है, DNA में कोई चेंज आ गया, ठीक है। हो सकता है ये ANT ये ना डिलीट हो गया, इसको होना चाहिए था बट ये है नहीं, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? G और C ना रिपीट हो गया, इसको होना नहीं चाहिए था, राइट। तो दो तरीके का म्यूटेशन हो सकता है। ये हो सकता है या तो वो चीज मिसिंग है, या कोई एक चीज मिसिंग है, या फिर कोई एक कोडॉन मिसिंग है, या फिर वो रिपीट हो गया, या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। ये दो तरीके के म्यूटेशन होते हैं। यहाँ पे भी हमने वही बोला, इट इज अ चेंज इन DNA सीक्वेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक बेस पेयर का भी चेंज हो सकता है, ये एक कोडॉन का भी चेंज हो सकता है, बट DNA में चेंज जरूर होता है। जब DNA में चेंज हो रहा है तो मॉर्फोलॉजी भी चेंज होगी, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से होना चाहिए उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना। जब जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो फिनोटाइप भी चेंज होगा ही, राइट। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, और फिनोटाइप क्या होता है? जो कि वो विजुअल होते हैं, जो विजिबल होते हैं। बेसिकली जो फिनोटाइप होता है वो विजिबल चेंज होता है, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। आपने ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ओके। तो ये जो म्यूटेशन है वो दो तरीके का म्यूटेशन हो सकता है, या तो डिलीटिशन टाइप ऑफ, या तो फिर एडिशन टाइप ऑफ, है ना। या तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, या तो फिर मिसिंग ही हो गया, डिलीट ही हो गया। तो इस तरीके से म्यूटेशंस होते हैं। द म्यूटेशन ऑकर इन दी germ cell, the egg or sperm cell only are present on the future generation। अगर जर्म सेल में कोई भी तरीके का म्यूटेशन आता है, अब ये जर्म सेल क्या हो सकती है? एग सेल भी हो सकती है और स्पर्म सेल भी हो सकती है। एग सेल क्या है? फीमेल गैमीट है, और स्पर्म सेल क्या है? मेल गैमीट है। सो मेल फीमेल गैमीट में अगर म्यूटेशन आते हैं तो वो फ्यूचर जेनरेशंस को भी जाएंगे, है ना। हमने हेरिडिटी में ये पढ़ा है, राइट। पेरेंट्स अपना DNA शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ, वो अपना DNA शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये जो DNA पास ऑन हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, इसको ही हम बोलते हैं हेरिडिटी, और ये सिमिलैरिटीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जब ये दो पेरेंट्स का DNA ब्लेंड होता है तो वो वेरिएशंस भी क्रिएट करता है, राइट। सो ये जो वेरिएशन, ये जो सिमिलैरिटीज है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगी, और इसी तरीके से ही क्या होते हैं? चेंजेस जनरेट होते हैं। लेट्स से जर्म सेल मतलब एग सेल में या फिर स्पर्म सेल में चेंज हो गया, म्यूटेशन आ गया, तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास ऑन होती रहेगी, और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स वो क्या हो जाएगा? एज अ एवोल्यूशन एक्सप्रेस होगा, right? So the mutation are inherited from parents and are present in every cell throughout a person's life. These are mutations that led to evolution. I hope, I think समझ में आ गया होगा कि evolution कैसे म्यूटेशन से रिलेटेड है। मतलब म्यूटेशन, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये 80 वाला जीन डिलीट हो गया, लेट्स कंसीडर 80 वाला जीन डिलीट ही हो गया है, तो ये मेल जर्म सेल में होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन भी इसी ही 80 डिलीटेड जीन के साथ जाएगी, तो उसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होती जाएगी, और एज अ इवोल्यूशन ये कई सालों में हमको देखने को जरूर मिलेगा, राइट। तो ये हो गया म्यूटेशन की बात। द अक्वायर्ड म्यूटेशन ऑकर ड्यूरिंग अ पर्सन्स लाइफ एंड आर प्रेजेंट ओनली इन सम सेल्स। अच्छा, अभी म्यूटेशंस दो तरीके के होते हैं, या तो जर्म सेल में म्यूटेशन है, या तो ये म्यूटेशंस बाद में हुए हैं, ठीक है। म्यूटेशंस बाद में कैसे हो रहे हैं? वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी म्यूटेशंस आ सकते हैं, और ये म्यूटेशंस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। दीज आर कॉज्ड ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड दे डू नॉट पास टू फ्यूचर जनरेशन। दे आर अ पार्ट ऑफ
दे आर नॉट पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम उसको नेक्स्ट जनरेशन में सेंड ही नहीं कर रहे हैं तो वो इवोल्यूशन का पार्ट बनेगा ही नहीं बनेगा। सो कई सारे ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो बाय बर्थ आपकी बॉडी में है, जो आप नेक्स्ट जनरेशन पास भी करोगे। कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो आप अक्वायर करते हो, है ना, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जिस तरीके का खाना आप खा रहे हो, जैसे एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, उसकी वजह से अगर कोई म्यूटेशन आता है तो वो इवोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या है? द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन फ्लो, जो कि ऑफ कोर्स क्लोजली एसोसिएटेड विद हेरिडिटी। ठीक है, जो जीन ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे दो पॉपुलेशंस की मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो ये जब जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहे हैं, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, pollen moving from one place to another by action of wind and people moving from different cities and countries। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो इंडिया में ही रहता है, इंडिया में ही पैदा हुआ, इंडिया में ही बड़ा हुआ, बट अब उसको कॉलेज की एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट करनी है और वो चला गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और उसे वहां ही कोई लड़की पसंद आ गई और उसने वहीं शादी कर ली। तो अब इस तरीके की सिचुएशन में जो कंट्रीब्यूशन होगा जीन्स का वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, है ना। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन जीन फ्लो कर रहा है, मतलब दो डिफरेंट पॉपुलेशन साथ में आई है और उन्होंने अपनी जीन्स को कंट्रीब्यूट करा है, तो वो एक तरीके से जीन फ्लो में शिफ्ट आया है, जीन फ्लो में चेंज आया है, जो कि इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना। सो ऐसा हो सकता है कि लेट्स से कोई पोलन ग्रेन है, पोलन का भी एग्जाम्पल हमने लिया। पोलन कैसे मूव करते हैं? विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। तो जो पोलन है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है और वो दूसरे प्लांट को पोलिनेट कर रहा है, तो वेरिएशन सबसे ज़्यादा होंगे, है ना। ऐसे ही सिचुएशन में अगर कोई इंडियन पर्सन है और वो ऑस्ट्रेलियन पर्सन से शादी करता है, तो जो चेंजेस होंगे, जो वेरिएशंस होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे, राइट। व्हेन अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री मूव्स टू अनदर कंट्री एंड मेट्स विद अ पर्सन देयर, a transfer of gene occurs between the individuals and this can be responsible for the evolution. Now this is how the gene flows between different population. Gene transfer can be horizontal also. The transfer of gene and genetic material from one population to another population asexual means के through. तो इसको हम बोलेंगे horizontal gene transfer. This phenomena is prevalent in prokaryotes. ये किन में होता है? ये prokaryotes में होता है, lower organisms में होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं horizontal gene transfer. Next is genetic drift. Genetic drift क्या है? It refers the change that allele frequency of a population as a matter of change. It is a random event whose effect is larger in smaller population and smaller in larger population. ये sentence important है, याद रखना। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट एक सडन चेंज है, कोई नया कैरेक्टर आपने डेवलप कर लिया सडनली, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी वो जाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है कि ये जो एक रैंडम इवेंट हो रहा है, जो आपने नया कैरेक्टर डेवलप किया, अभी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो ज़्यादा होगा किसमें? स्मॉलर पॉपुलेशन में। अगर कोई कम पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोई पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट कम देखने को मिलेगा। The two example of genetic drifts are a bottleneck effect and founders effect. ये दोनों ही इफेक्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। सो एक एक करके समझते हैं व्हाट आर दीज इफेक्ट। सो बॉटलनेक इफेक्ट क्या है? बॉटलनेक इफेक्ट में सडन डिक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन में, ठीक है। कोई लेट्स से एक पॉपुलेशन है जिसमें सडन डिक्रीज, लेट्स से ये कोई एक कबीला है जहाँ पे सडन डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, लेट्स से यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, या फिर किसी भी तरीके की महामारी आ गई, तो लेट्स से यहाँ पे 100 लोग रहते थे जिसमें से सिर्फ 20 लोग अब बचे। इस महामारी की वजह से, सुनामी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, इस सडन चेंज की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाए, मर गए, और सिर्फ 20 इंडिविजुअल्स ही बच गए। तो इसमें एक बहुत ही सडन चेंज आ गया, पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा सडन डिक्रीज आ गया। नाउ दिस इवेंट सम जीन्स आर डिप्लीटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब इतने सारे लोग इस प्लेस से मारे गए हैं तो सडन डिप्लीटेशन होगा जीन का। नाउ दिस कॉज अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन दी जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ
ओरिजिनल जीन पूल। तो ओरिजिनल जीन पूल था जो पहले 100 लोगों का, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गया है, लो हो गया है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सर्वाइविंग पॉपुलेशन बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल वन। सो जो 100 लोगों का जेनेटिक पॉपुलेशन था, जो 100 लोगों का पॉपुलेशन था अर्लियर, उनके कंपैरिजन में ये जो 20 लोग बच गए, जो थोड़े से लोग बच गए, उनका जो जेनेटिक मेकअप है इंटायरली डिफरेंट होगा। ये कहना है बॉटलनेक इफेक्ट। नेक्स्ट जो इफेक्ट है फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट्स में भी सडन चेंज होगा व्हेन अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। लेट्स से यहाँ पे 100 लोग रहते थे, ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, कबीला है, यहाँ पे 100 लोग रहते थे, बट सडनली इसमें से जो 50 लोग हैं ना वो कहीं और जाके शिफ्ट हो गए। तो -50 में यहाँ पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉपुलेशन से 2 पॉपुलेशन बन गई और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाके रहने लग गई, जो कि क्रिएट करेगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जिस तरीके की ये फूड ये कंज्यूम करेंगे, जैसे इन्वायरमेंट में ये रहेंगे, वैसे ही चेंजेस इनकी बॉडी में आएंगे और एक नया पॉपुलेशन बनाएंगे। दे डू नॉट कैरी द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्रीवियस पॉपुलेशन। अब देखो जो 100 लोगों की जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो ये 50 और 50 वाले कैरी नहीं कर सकते, इस वजह से दे विल बी डिफरेंट। ओके, ड्यू टू दिस सम जेनेटिक ट्रेट्स बिकम मोर प्रेवलेंट। कुछ ऐसे जेनेटिक ट्रेट होंगे जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो जाएंगे, कुछ जेनेटिक ट्रेट ऐसे होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, विच रिजल्ट इन जेनेटिक डिजीजेस इन फ्यूचर जनरेशन। जो कि जेनेटिक डिजीजेस भी क्रिएट कर सकता है या जेनेटिक चेंजेस क्रिएट करेगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, सम इंडिविजुअल्स विद सर्टेन ट्रेट्स हैव हायर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव रेट देन अदर्स। और ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ज्यादा सर्वाइव कर जाएंगे। और ऐसे ही लोग सर्वाइव करते हैं, नेचर ऐसे ही इंडिविजुअल्स को क्या करती है, सेलेक्ट करती है। दे पास ऑन दीज जेनेटिक फीचर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग which brings an evolutionary changes into the future generation. This selection of the genetic qualities that provide beneficial for survival in future generations is known as a natural selection. और ये हमें डार्विन ने बताया था। डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का क्लासिक एग्जाम्पल है। ओके, सो ये था 4th पॉइंट जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन आ रहा है। तो यही चारों चीज़ें हमको आज की क्लास में पढ़नी थी, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप NFSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस। हमारी क्लासेस हमारे ऑफिशियल ऐप पे अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स, यूनिट वाइज प्रिपरेशन, यूनिट वाइज टेस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हो। सो कलेक्टिवली आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो हमारी क्लासेस के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन and join our classes to complete your syllabus. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.